Starting with the second chapter, that is functions of management. Okay. Now, what are the functions of management? According to Professor L.A. Allen, management is what manager does. Okay. Every organization has a manager, and manager performs these functions of management. Let me be clear. Manager performs the functions of management. Acha, what are the functions that manager performs, or what are the functions that the manager focuses? Are the first one is P for planning. Okay, hear this properly. P for planning. Second one is O for organizing. Third one is S for staffing. Next one is D for directing. And the last one is C for controlling. There are total 5 functions of management. Okay, yaad rakhna hai, there are total 5 functions of management which is performed by the manager in an organization to achieve organizational goal. And these functions are very important. It is performed by all the organizations, all the different type of organizations. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? Because it is performed by a sole trading company as well as a joint stock company. Okay. So let us start with this functions of management. Now there is one more person who has defined the functions of management. His name is Luther Gulick. His name is Luther Gulick. Now Luther Gulick has 7 functions of management which he has given in a short form. You can see that for short form over there, POSDCORB. That is POSD Corp. POSD Corp. Now POSD Corp का full form है P stands for planning, O stands for organizing, S stands for staffing, D stands for directing, C, O stands for controlling, and there are 2 new things over here. That is R stands for reporting and B stands for budgeting. ठीक है, रिपोर्टिंग मतलब कैसे जो जो काम अपना हुआ है उसको रिपोर्ट करना, एंड बी स्टैंड्स फॉर बजटिंग. ठीक है, लेकिन ये रिपोर्टिंग एंड बजटिंग दिस आर द पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग. ठीक है, एक्चुअली ये पार्ट किसका है? कंट्रोलिंग का ही है. दैट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग, बट अभी थोड़ा एलॉबरेट करके बताया है. बट ये चैप्टर में हमारा मेन फोकस पहले 5 मैनेजमेंट में होगा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में. दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. विल बी लर्निंग दिस वन बाय वन. ठीक है, कि प्लानिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब क्या है कि सिंपल वर्ड में प्लानिंग मींस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू एंड विल डू इट. इसका प्लानिंग होता है. अगर हिंदी में बोले तो क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कौन करेगा, इसको बोलते हैं प्लानिंग. Planning is a gap, a bridge. Sorry, planning is a bridge between where you are now and where you want to be. ठीक है, आपने भी अपना बोर्ड्स का प्लानिंग किया रहेगा. अभी एचएससी में हो, आपका क्रूशियल ईयर है, तो यूल बी प्लानिंग अबाउट योर बोर्ड्स कि आपको इतना परसेंटेज लेके आना है, बट उसके लिए एक प्लान आप करोगे, उसको बोलते हैं प्लानिंग. प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस. प्लानिंग इज अ फंडामेंटल प्रोसेस. मेंटल प्रोसेस बोलेगा तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगता है. एक्चुअल कुछ हो रहा नहीं, आप सिर्फ प्लान कर रहे हो, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्लानिंग हो रहा है. तो मेंटल प्रोसेस, एंड इट इज अ फंडामेंटल फंक्शन. फंडामेंटल मतलब क्या? ये बेस है, इसके ऊपर बाकी फंक्शंस चलेगा. प्लानिंग के बिना आप नहीं कर सकते. आपने भी देखा रहेगा, व्हेन यू गो फॉर एन वेकेशन, आप जब छुट्टी मनाने के लिए जाते हो तो आप पहले प्लानिंग करते हो, कहां पर जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है. सीधा बैग उठा के निकलते नहीं है, उसको प्लानिंग नहीं बोलते. तो प्लानिंग इज द फंडामेंटल फंक्शन. ठीक है, एंड विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट अचीव अ गोल, एंड विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट ले ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव मतलब आपको गोल अचीव करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स ले करना पड़ता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. ठीक है, सो विल बी लर्निंग इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग वन बाय वन. द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इफ यू सी ओवर हियर. अच्छा, उसके पहले ना एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन याद रखना. Definition given by James Toner: planning is the process of establishment of goals and a suitable course of action for achieving that goals. मतलब प्लानिंग का मतलब क्या है सिंपल वर्ड में, कि प्लानिंग का मतलब है कि आपको एक गोल सेट करना है और उसके हिसाब से प्लान बनाना है ताकि आप वो गोल अचीव करें. मतलब आपको पहला गोल सेटअप करना पड़ेगा. विदाउट गोल आप प्लान ही नहीं कर पाओगे. For example, if you are planning for a vacation, तो without destination you cannot plan your vacation, right? पहले आपको डेस्टिनेशन आपको सेट करना पड़ेगा. आपको गोवा जाना है, कि आपको दिल्ली जाना है, कि आपको यूएसए जाना है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग होने वाला है.
ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि हमको डेस्टिनेशन पता नहीं, पहले हम लोग प्लान कर लेते हैं कैसे जाना है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, टाइम पास होगा वो। तो प्लानिंग के लिए पहले आपको गोल सेटअप करना पड़ेगा, फिर वो गोल सेटअप कर अचीव करने के लिए भी आपको एक प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में हम लोग पहला पढ़ने वाले, द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, ये आपके ना 12th के साथ रिलेट है, मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। नाउ एवरीवन इज इन 12th स्टैंडर्ड राइट नाउ, everyone knows that this is a crucial year, HSC के बाद में नेक्स्ट वाला HSC आता है। everyone wants to score 80 to 90%, this is your goal, this is your plan. Now you have to make a plan to achieve this goal, right? अभी ये गोल अचीव करने के लिए पहला आपका ऑब्जेक्टिव्स आपको सेट करना है। ठीक है, तो आपको आपका ऑब्जेक्टिव्स प्लान करना है। क्या ऑब्जेक्टिव्स प्लान करेंगे सर? 80 to 90% कैसे लेके आएंगे हम लोग? बोलने से तो आएगा नहीं। अच्छा, क्या करेंगे हम लोग मालूम है क्या? व्हाट विल डू फर्स्ट टू अचीव दिस गोल, आपका ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि यू शुड अटेंड एवरी लेक्चर, एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, आपका पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए दैट यू शुड अटेम्प्ट ऑल द टेस्ट ऑफ द क्लासेस एंड स्कोर गुड मार्क्स। थर्ड, यू हैव टू मैनेज योर स्टडीज एट होम, मींस सेल्फ स्टडी आपका हर दिन होना चाहिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जब आपका प्लान सही होगा ना तो आपका ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर होता है, एंड इफ यू फॉलो दिस ऑब्जेक्टिव्स यू कैन अचीव योर गोल। सी, मैं क्या बोलता हूँ ना, क्या बिना प्लानिंग का भी आप गोल अचीव कर सकते हो, लेकिन आपका प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं रहेगा। मतलब बिना प्लानिंग किए हुए भी पढ़ सकते हो और वो पढ़ के आपको 65-70% आ जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको 80-90% लाना है तो आपको प्लानिंग का जरूरत है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी कैसा है ना कि विदाउट प्लानिंग you can achieve your goal, but the productivity will not be that good. But if you have a planning, if you have a direction, if you have a clear picture about your objectives, then you can achieve the goal. ठीक है, तो planning is very important, it's a base. तो पहला पॉइंट था, it helps to set clear objective. Next is provides path of action. Planning ensures that the goal or objectives are clearly stated. मतलब कैसे है ना कि suppose I am working in a company, what is my goal, what is my job role, what will be my work should be clearly stated, तभी मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, एज एन एम्प्लॉय। मैनेजर का भी गोल क्या है, उसका भी रोल क्या है, सब क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, देन ओनली द ऑर्गेनाइजेशन विल अचीव द गोल। और ये प्लानिंग हेल्प करता है हमको अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर रखने के लिए। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, planning ensures that the goal or the objectives are clearly stated, they act as a guide and they provide direction for doing the right thing at right time. पता है, गाइडलाइंस जैसा काम करता है ये जो प्लानिंग है, ये गाइडलाइंस जैसा काम करता है और हमको सही टाइम पे सही काम करने के लिए गाइड करता है। बिकॉज इफ द राइट टाइम पे अगर राइट काम हुआ देन ओनली यू कैन अचीव योर गोल। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। अभी इसमें कैसा है ना, सपोज आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, I'm working in a company. If I don't know what are my goal, what is my job profile, what is my responsibility, तो मुझे समझेगा नहीं क्या काम करना है। ठीक है, हर दिन मुझे कुछ नया काम दिया जाता है, इससे क्या होगा, मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा नहीं, मेरा एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा नहीं। बट अगर मुझे बताया गया कि आपको यही काम करना है, ठीक है, दिस इज योर जॉब प्रोफाइल, तो मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। लेकिन मेरा ये जॉब होना चाहिए, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा? प्लानिंग पे। बिकॉज आप प्लानिंग में डिसाइड करोगे कि कौन सा एम्प्लॉय को क्या जॉब देना है, कौन से मैनेजर को क्या जॉब देना है। तो प्लानिंग क्या करता है, परफॉर्मेंस क्लियर, मतलब परफॉर्मेंस लेवल बढ़ाता है, बिकॉज उसको पता है कि कौन से एम्प्लॉय को क्या काम दे सकते हैं। ठीक है, और वो एम्प्लॉय को भी पता है कि उसको यही काम करना है, तो उससे वो परफॉर्मेंस लेवल बढ़ता है। ओके, बिकॉज एम्प्लॉय को एक क्लियर पिक्चर आता है, कंफ्यूजन नहीं रहता है। ठीक है, व्हेन अ एम्प्लॉय वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंफ्यूज्ड कि उसको क्या काम करना है, तब समझ जाना कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल कभी अचीव नहीं होगा। ओके, द एम्प्लॉय शुड बी clear about his work, that is the main thing in an organization, very important. Okay, next one, it minimizes the risk. minimizes the risk मतलब क्या कि प्लानिंग जब आप करते हो ना तो आप रिस्क फैक्टर को भी कंसिडर करते हो। ठीक है, और वो रिस्क को कैसे टैकल करोगे वो भी कंसिडर करते हो।
ठीक है, उसके लिए तो प्लानिंग करना पड़ता है. विदाउट प्लानिंग व्हेन यू डू तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, बिकॉज जब रिस्क आएगा तो आपको मालूम नहीं कैसे टैकल करना है. बट व्हेन देयर इज अ प्लानिंग, देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर द रिस्क. फॉर एग्जांपल, अभी जो हमारा लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस, कोविड-19, इसमें कैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए. ठीक है, दे आर नॉट रनिंग, business is shut. So how the daily expenses, how they are managing the daily expenses. तो ये जो बिजनेसमैन है ये कैसे मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव अ रिजर्व फंड. ठीक है, एक रिजर्व फंड उन्होंने रखा था इमरजेंसी इश्यूज के लिए, और वही फंड आज लोग यूज कर रहे हैं. लेकिन ये रिजर्व फंड रखने का या ऐसा कुछ करने का ये कैसे सूझा उन लोगों को? विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग. उन्होंने प्लानिंग किया था स्टार्टिंग में बिजनेस में कि इतना फंड हम बाजू में रखेंगे इमरजेंसी केसेस के लिए. तो आज वो इमरजेंसी केस आया और बहुत सारे बिजनेस मैन ने ये रिजर्व फंड यूज करना चालू कर दिया, और बहुत सारे बिजनेस ने प्लान ही नहीं किया था, सो दे आर सफरिंग. तो ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस एंड इट मिनिमाइजेस द रिस्क. सो इफ देयर इज प्रॉपर प्लानिंग तो रिस्क फैक्टर भी कम हो जाता है. नेक्स्ट वन इज प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. प्लानिंग हम लोग इसके लिए तो करते हैं. व्हेन यू प्लान ना, तो आप प्लानिंग करने के टाइम पे कितना एम्प्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगेगा, कितना रॉ मटेरियल आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगेगा, कितना मशीनरी लगेगा, फिर कितना लैंड लगेगा, ये सब आप पहले से प्लान करते हो. ये प्लान करेंगे तो क्या होगा, आपका जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट नहीं जाएगा. सपोज टू कंप्लीट अ टास्क आई रिक्वायर 4 people, बट आई हैव अपॉइंटेड 6 people. मतलब वो 2 जो लोग एक्स्ट्रा है उसका रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, मतलब मेरा पैसा भी वेस्ट हो रहा है, उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है. ठीक है, लेकिन अगर मैंने प्रॉपर प्लान किया और मेरे को मालूम है कि ये टास्क के लिए सिर्फ 4 लोग लगेंगे, तो मैं सिर्फ 4 एम्प्लॉय अपॉइंट करूंगा. आई वोंट अपॉइंट 2 मोर एक्स्ट्रा एम्प्लॉय. ठीक है, तो कैसे है ना, प्लानिंग से ना आपका रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूज होता है. सपोज मैंने एक शॉप रेंट पे लिया है, एक ऑफिस रेंट पे लिया है, वो ऑफिस का मेरे को पूरा दिन, लेकिन मैं वो ऑफिस सिर्फ 4 घंटे यूज कर रहा हूँ, मतलब दैट इज कॉल्ड एज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस. सो मेरा प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि वो ऑफिस पूरा का पूरा 8 से 9 घंटा यूज हो, ताकि मेरा जो रेंट है वो अच्छे से यूटिलाइज हो. दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. सो प्लानिंग हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. नेक्स्ट, इट मेक्स और इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. नाउ कैसे है ना, व्हेन यू प्लान तो आपके पास है ना बहुत सारे अल्टरनेटिव्स रहेंगे टू रन अ बिजनेस. अल्टरनेटिव मतलब मेथड्स. ओके, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपके वेकेशन से. अभी सपोज यू डिसाइड अ वेकेशन, आप छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हो, आपने एक डेस्टिनेशन चूज किया. व्हेन यू चूज अ डेस्टिनेशन, तो वो डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं. यू कैन गो बाय ट्रेन, यू कैन गो बाय प्लेन, यू कैन गो बाय कार, यू कैन गो बाय शिप. तो आप कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव यूज करते हो या चूज करते हो, वो आप प्लानिंग के थ्रू करते हो. आप प्लान करते हो कि ये सबसे बेस्ट है, ये फीजेबल भी है, ये कंफर्टेबल भी है, और हम लोग अच्छे से पहुंच भी सकते हैं. उसको बोलते हैं द बेस्ट अल्टरनेटिव. सो प्लानिंग हेल्प्स इन डिसाइडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. समझा? अगेन, प्लानिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन to decide the best alternative to achieve the organizational goal. ओके, और वो एक अलग मेथड भी रखता है, प्लान बी जैसा बैकअप में. अगर ये प्लान नहीं चला तो और एक प्लान है, बट मेरे ख्याल से उसका जरूरत नहीं पड़ता है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट वन, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. Now, standards for controlling. Controlling is also a function of management. Let me tell you, that is the last function of management. First function is planning, last is controlling. But दोनों है ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. They go hand to hand. कैसे? प्लानिंग नहीं होगा ना तो आपका कंट्रोलिंग बिल्कुल नहीं होगा. याद रखना. कंट्रोलिंग किसका सर? कंट्रोलिंग ऑफ एम्प्लॉइज, कंट्रोलिंग ऑफ मटेरियल, कंट्रोलिंग ऑफ मशीनरीज. आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ फुटबॉल मैच का. ना फुटबॉल में कैसे कि देयर इज अ कोच एंड देयर आर प्लेयर्स. कोच का काम क्या है? फॉर्मेशन बनाना, प्लान करना, राइट? वो प्लान करता है और उसके बाद में वो प्लेयर्स वो प्लान को फॉलो करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर कोच के पास प्लान नहीं रहेगा तो प्लेयर्स अपने हिसाब से खेलेंगे. तो मेरे को बताओ, प्लेयर्स कोच के कंट्रोल में रहेंगे क्या? नहीं. जब कोच के पास प्रॉपर प्लान रहेगा तो प्लेयर्स उसके कंट्रोल में रहेंगे.
So you should have a plan in order to control the specifics of the organization, that is employees, material, everything. Because plan रहेगा, employee discipline रहेंगे, आपके कंट्रोल में रहेंगे, और एम्प्लॉय अगर डिसिप्लिन रहेंगे और आपके कंट्रोल में रहेंगे, देन ओनली यू कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. समझा? तो इट इज यूजफुल फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. नेक्स्ट वन इज facilitating coordination of all activities. Now planning facilitates the coordination of activities. It reduces the overlapping among the activities. ये बहुत important point है. Overlapping among the activities. Overlapping मतलब क्या है? Sometimes because of miscoordination एक काम दो जन कर रहे हैं जबकि जरूरत नहीं है. एक काम दो जन कर रहे हैं जबकि जरूरत नहीं है, तो एक एम्प्लॉय का जो काम है वो वेस्ट जा रहा है. इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज. ओके. लेकिन अगर आपका प्लानिंग बराबर रहेगा तो दोनों एम्प्लॉय को पता चलेगा, पहले से ही पता रहेगा कि उसको क्या क्या करना है, तो ओवरलैपिंग होने का चांस ही नहीं आएगा. क्योंकि ये एम्प्लॉय को पता है कि इसका ये काम है, ये एम्प्लॉय को पता है इसका ये काम. जैसे कि देखो ना, आपके ग्रुप में आपको टाइम टेबल आता है, तो टाइम टेबल एक स्पेसिफिक पर्सन डालता है. आपको पता है कि रोज यही टाइम टेबल डालते हैं क्योंकि उसका वो जॉब है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो उसको पता है कि मेरा ये काम है कि मेरे को ये टाइम टेबल डालना है. कोई और नहीं डालेगा, क्योंकि ऐसा दो तीन जन को अगर मैंने बोला कि टाइम टेबल डालने के लिए, तो सब डालेंगे तो कंफ्यूजन होगा. ठीक है, तो देयर इज अ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो कैसे आता है? विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग. पहले से मैंने प्लान किया कि ये एम्प्लॉय का ये जॉब प्रोफाइल है, ये एम्प्लॉय का ये जॉब प्रोफाइल है, तो देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. ठीक है, अगर मिस कोऑर्डिनेशन हो गया, देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन ऑर्गेनाइजेशन. ओके. नेक्स्ट वन, फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस. मैंने अभी बोला था कि प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इसके बिना बाकी का फंक्शंस नहीं चलता है. ठीक है. विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट कंडक्ट ऑर्गेनाइजिंग, यू कैन नॉट कंडक्ट स्टाफिंग, यू कैन नॉट कंडक्ट डायरेक्टिंग, और आपका कंट्रोल तो होने ही वाला ही. सो प्लानिंग अगर आपका रहेगा तो ही बाकी के फंक्शंस चलेंगे. दे आर ऑल इंटर रिलेटेड फंक्शंस. ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज. इनोवेशन लेके आता है. ठीक है, प्लानिंग में तो इनोवेशन होता है. व्हेन यू प्लान यू कम अप विद क्रिएटिव आइडियाज एंड ग्रेट आइडियाज. ओके, फॉर एग्जांपल देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस. मैं आपको अभी बता देता हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस. एक बिजनेस जो होता है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है, जो पहले से ही है, आपने कुछ नया नहीं लाया, आपसे वो बिजनेस चालू कर रहे हो. जैसे कि रेस्टोरेंट. ठीक है, जैसे कि एक गारमेंट शॉप, जैसे कि एक मोबाइल शॉप, जो पहले से सबने चालू किया, आपने कुछ नया नहीं किया, उसको बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस बोलते हैं. एक बिजनेस होता है व्हिच कम्स विद इनोवेशन एंड न्यू आइडियाज. फॉर एग्जांपल ओला. ओला और उबर जब आया था, इट वाज अ न्यू आइडिया. किसने ये कांसेप्ट सुना भी नहीं था कि फोन के थ्रू आप, ऐप के थ्रू आप एक कार बुक कर सकते हो. ठीक है, इट वाज अ न्यू कांसेप्ट फॉर अस. ओके. फॉर एग्जांपल ओला के बाद में नेटफ्लिक्स. पहले हम लोग, मेरे को अभी भी याद है कि मैं डीवीडीज, मूवी का डीवीडीज लेने के लिए आई यूज्ड टू गो टू द शॉप, स्टैंड इन द लाइन, रेंट पे लेना, फिर वापस जाके देना. ठीक है, वो बहुत बहुत सारा झिकझिक होता था. बट अभी नेटफ्लिक्स में कैसा है कि यू जस्ट हैव टू बाय अ सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन सी ऑल द मूवीज. दिस इज अ न्यू कांसेप्ट. ठीक है, दिस इज अ न्यू आइडिया, न्यू इनोवेशन. तो उन्होंने वो पूरा प्लान करके ही चालू किया. ठीक है, उन्होंने प्लान किया, उन्होंने मार्केट रिसर्च किया. प्लानिंग कभी भी मार्केट रिसर्च से ही होता है. फर्स्ट यू रिसर्च कि ये इसका जरूरत है क्या, कितने लोग इसको ये ओपिनियन रहता है कि ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, फिर प्लानिंग होता है. तो प्लानिंग में इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. तो ये हो गया 10th इंपॉर्टेंस. सो वी डिड ऑल द 10 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. ठीक है, तो हमने फर्स्ट जो फंक्शन था वो खत्म कर दिया, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में. अब प्लानिंग के बाद में द सेकंड स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग किया. अभी आपने प्लानिंग कर लिया, आपने बोला कि मेरे को ये चीज ऐसे ऐसे चाहिए. ठीक है, मेरे को इतने लोग चाहिए, मुझे इतना कैपिटल चाहिए, मेरे को इतना रॉ मटेरियल चाहिए. अभी ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या है कि जितना भी रिसोर्सेज आपने प्लान किया है उसको एलोकेट करना, उसको साथ में लेके आना. क्या साथ में लेके आएंगे? यहाँ पर लिखा है, देखो फर्स्ट सेंटेंस में, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड. ये आप सब साथ में ऑर्गेनाइज वे में लेके आएंगे. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? एवरीथिंग इज इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. जब ऑर्गेनाइज मैनर में रहेगा तो ही आप अचीव करोगे आपका गोल. ठीक है, घर पे भी आप सुनते रहेंगे ना, आपकी चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है, आपको ऑर्गेनाइज रखना पड़ेगा तो ही आप लोग सही तरीके से पढ़ सकते हो, आपको चीजें सही जगह पे मिलेंगे. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द सेकंड स्टेप.
ना इसका भी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं मूनी एंड रेली का। मूनी एंड रेली ने क्या बोला हुआ है कि द डेफिनेशन इज ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एंड एसोसिएशन फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस। मतलब we organize people together in order to attain the common goal of the organization. So we organize people, we organize raw material, we organize machinery in order to achieve the organizational goal. ठीक है? अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैकडी में ना, इफ यू गो टू मैकडी, तो मैकडी में देयर आर सर्टेन डिपार्टमेंट्स। देयर इज वन डिपार्टमेंट विच इज कॉल्ड एज क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट। तो उसके जो एम्प्लॉयज है वो लोग सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। Then there is a department who will look after the food department. Then there is a department जो front desk में रहता है ना, जो आपका orders लेता है, cash संभालता है, वो एक department। ये department क्यों ऐसा किया है? इसको बोलते हैं organizing। क्यों किया है? Because confusion नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि आज एक बंदा जो cleaning कर रहा है कल आपका order ले, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए, organized होना चाहिए। Okay, so let us understand what is organizing and what is the importance of organizing. Okay, now if we talk about organizing, it is called, simple word, it is called as grouping. First, it facilitates administration as well as operation. अच्छा, administration मतलब क्या है? Administration is the base of organization. अगर administration smooth नहीं रहेगा ना, तो आपका organization चलेगा नहीं। तो organizing, अभी मैं ये sentence पढ़ता हूँ, organizing process leads to identify and group the activities. Grouping and assigning the activity is the task of administration, where as process according to its operational activity. मतलब अगर मैनेजर और एम्प्लॉय को जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको अगर अपना ऑब्जेक्टिव ही पता नहीं है, उनको पता नहीं है कि उनको क्या काम करना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन बराबर नहीं चलेगा। ठीक है? सो जब एक एम्प्लॉय आता है ऑर्गेनाइजेशन में या जब एक मैनेजर अपॉइंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको पता रहना चाहिए कि उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। देन ओनली ही कैन वर्क। ठीक है? तो ही एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ होगा और तभी ऑपरेशन एक्टिविटी स्मूथ होगा। ओके, आप ऐसा नहीं कि आप एम्प्लॉय को आज अपॉइंट किया, आपने कल बोल दिया आज से आप काम चालू करोगे, आप देख लीजिए कैसे काम हो रहा है, उसको नहीं समझेगा। यू नीड टू ट्रेन हिम। ओके, यू नीड टू टेल हिम कि व्हाट ही हैज टू डू। दैट इज कॉल्ड एज, इट फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। इट ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है ना, स्पेशलाइजेशन लेके आता है। अभी मैंने मैकडी का एग्जांपल दिया, ये सेकंड पॉइंट है, इट ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। अभी मैकडी में कैसा था कि देयर इज अ डिपार्टमेंट वो लुक्स आफ्टर द क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन। तो अभी वो डिपार्टमेंट को मालूम है कि उसका मेन काम सिर्फ क्लीनिंग और इंस्पेक्शन करना है और सैनिटाइजेशन करना है, तो कैसे ना उसमें वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, उसको मालूम पड़ेगा कि एक 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 ब्रांच को, एक फ्रेंचाइजी को कैसे क्लीन रखना है, कैसे प्रेजेंटेबल रखना है। ठीक है, द पर्सन हु इज द हेड ऑफ फूड डिपार्टमेंट, उसको मालूम रहेगा कि कितना दिन में कितना सप्लाई लगता है, कितना होना चाहिए, अगर सप्लाई कम रहेगा तो कहां से हम लोग स्टॉक निकाल सकते हैं, ये वो उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन बिकॉज इट डिवाइड्स द एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल सपोज आई एम वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी XYZ कंपनी, तो उसमें ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं? द फर्स्ट वन इज HR डिपार्टमेंट, the next one is finance department, the next one is accounts department. अभी मेरे को मेरे करंट सैलरी में मेरा सैलरी पूरा नहीं आया सपोज, ठीक है, मेरा सैलरी पूरा नहीं आया या मेरे को आधा सैलरी मिला, तो आई विल बी टॉकिंग टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, आई विल नॉट टॉक टू ऑल द डिपार्टमेंट्स या किसी को भी जाके पूछूंगा नहीं कि मेरा सैलरी क्यों नहीं आया। ठीक है, इफ आई वांट एन अप्रेजल, इफ आई वांट समथिंग मोर देन माय सैलरी, ठीक है, और आई वांट टू चेंज माय जॉब रोल, देन आई विल गो टू HR डिपार्टमेंट। ठीक है, मैं HR डिपार्टमेंट से बात करूंगा। ओके, तो कैसे ना, देखो डिपार्टमेंट्स दिया हुआ है तो आपको पता है कि कौन से डिपार्टमेंट को आपको अप्रोच करना है। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, यू कैन नॉट गो हे वायर कि मैं सिर्फ ऑफिस में जाके चिल्लाऊंगा कि मेरे को मेरा जॉब चेंज करना है या मेरे को मेरा सैलरी बढ़ाना है। दैट इज नॉट अ प्रॉपर मैनर। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर आर सर्टेन डिपार्टमेंट्स। ओके, तो ये हुआ स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट, इट डिफाइंस द जॉब प्रॉपर्ली। मैंने अभी बोला कि एम्प्लॉय जब एक जॉब
में अपॉइंट होता है, when he is appointed in an office, तो he should be clear about his work and he should be clear what organization wants from him. ठीक है, अगर मेरे को पता ही नहीं कि मेरा जॉब प्रोफाइल क्या है एक कंपनी में और मुझे पता ही नहीं है कि मेरे को क्या काम करना है, तो वो क्लैरिटी नहीं आता है. अभी आपने क्रिकेट देखा रहेगा, तो क्रिकेट में कैसा है कि you know there is a person called Hardik Pandya will come in 5th or 6th position. अभी उसका जॉब प्रोफाइल क्या है कि he has to score fast. उसको अपना जॉब क्लियर पता है, उसको रन्स फास्ट बनाने हैं, बिकॉज वो 5th या 6th पोजीशन में आ रहा है, एंड में आ रहा है. ठीक है, अगर वो कंफ्यूज रहेगा कि मेरे को फास्ट रन बनाने का कि मेरे को सिर्फ खेलना है, वो कंफ्यूज होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा. उसको वो पोजीशन में क्यों भेजा हुआ है? टू स्कोर मोर रन्स इन लेस बॉल्स. दिस इज हिज जॉब. तो जॉब क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और वो ऑर्गेनाइज मैनर में ही होगा. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग से ही होगा, क्योंकि प्लानिंग करते हैं तो तभी हम लोग बताते हैं, बट कैसे ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे ना, तो प्लानिंग का भी कोई काम नहीं. ठीक है. Next one is clarification of authority and responsibility. Now, organizational structure defines the role of every manager. Now, मैं एक मैनेजर बन के अगर एक ऑफिस में अपॉइंट हुआ हूँ, लेकिन मेरे को मेरा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं है, तो विल एम्प्लॉयज रिस्पेक्ट मी? क्योंकि मेरे को ही पता नहीं कि वो एम्प्लॉय से क्या काम कराने का है. मुझे पता नहीं कि मेरा जॉब प्रोफाइल क्या है, मुझे पता नहीं कि मेरा अथॉरिटी क्या है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. Organizing helps in determining the authority and responsibility of every manager of an organization. ठीक है, अगर मैनेजर को अपना अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, then only they can tell their employees to do what they want to have. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लिखा है, देखो लास्ट में, so that misuse of power does not take place. मींस मैनेजर का जो पावर्स है वो मिसयूज नहीं होना चाहिए, वो मिसयूज करना नहीं चाहिए. ओके, not take place, and well defined jobs and responsibilities help in bringing efficiency into managers working. मतलब कैसा है कि आई नो दैट कि मेरा जॉब प्रोफाइल ये है, मुझे ये काम करना है एज अ मैनेजर, तो मेरा एफिशिएंसी लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरे को क्या क्या काम करना है. ठीक है, इफ आई कम टू एन ऑफिस विदाउट एनी नोइंग कि मेरे को क्या करना है, सो व्हाट विल हैपन, आई विल बी लाइक क्लूड. मेरे को कैसा है कि मेरे को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या काम करना है, तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा मेरे एम्प्लॉयज को क्या बोलना है. ये नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन. नाउ कैसा है ना, मैं बोलूं ऑर्गेनाइजिंग रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा तो ही कोऑर्डिनेशन होगा. Because if you talk about big organization, there are many departments. There is a finance department, marketing department, sales department, HR department, and this department should work in tandem. They should be coordinated. Organizing helps them in coordination. ठीक है, बिकॉज मैंने अभी बोला ना, एम्प्लॉय नोज कि उसका ये क्वेरी रहेगा तो कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, इसका ये क्वेरी रहेगा तो कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए. मतलब उसका ये क्वेरी रहेगा तो ये मेल कौन से डिपार्टमेंट को जाना चाहिए. ठीक है, तो वो मेल उसी को ही भेजेगा, सबको नहीं भेजेगा. दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन. देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्लानिंग टीम एंड प्रोडक्शन टीम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लानिंग टीम ने एक प्लान बना दिया इंडस्ट्री में और प्रोडक्शन टीम ने अपने हिसाब से ही प्रोडक्शन चालू किया, तो प्लान बनाने का फायदा क्या हुआ. तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है कि प्लानिंग टीम और प्रोडक्शन टीम को उसके जॉब प्रोफाइल्स बताता है और कैसे कोऑर्डिनेट करना है वो बताता है. दिस इज कॉल्ड एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट वन इज हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ये हमने पहले पॉइंट में किया था, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन में. अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज मैनर में होगा तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ चलेगा. ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग वापस नहीं करेंगे. नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. अभी मेरे को बताओ, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चल रहा है, हर एक एम्प्लॉय को पता है कि उनका जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब रोल क्या है, हर एक मैनेजर को पता है कि उसका अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो क्या होगा कि द ऑर्गेनाइजेशनल गोल विल बी अचीव्ड स्मूथली. And when the organizational goal will be achieved smoothly, what will happen? The organization will get more profit, more funds. और जब ज्यादा फंड्स मिलेगा तो वो फंड्स का वो क्या करेगा? He will grow more और he will diversify. Diversify मतलब क्या है कि वो एक नया बिजनेस चालू करेगा. जैसे कि रिलायंस ने जब चालू किया था, ओके, रिलायंस ने जब चालू किया था तब रिलायंस ने एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से चालू किया था. देन इट एंटर्ड इनटू पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. उसमें जब उसको ग्रोथ मिला, देन ही टर्न्ड इनटू वेजिटेबल्स, गारमेंट्स, नाउ ही हैज अ मोबाइल फोन सर्विसेज. तो कितना डाइवर्सिफाई किया देखो उसने.
क्यों किया? बिकॉज उसका जो प्लानिंग था और ऑर्गेनाइजिंग था वो प्रॉपर था। ठीक है, अभी मैं अगर प्लानिंग का एग्जांपल दूं तो मैं जियो का एग्जांपल देता हूँ। ये एक केस स्टडी है, आप सुन लेना तो आपको पता चलेगा कि प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझेगा। अभी जियो सर्विसेज है ना, ये जब चालू हुआ था तो आपको याद रहेगा कि पहला साल ये जियो सर्विसेज ने इंटरनेट कॉलिंग और इंटरनेट फ्री दिया था फॉर 1 ईयर। ओके, तो सबने सोचा कि ये क्या कर रहा है, इतना फ्री में दे रहा है, लॉस में जाता होगा। लेकिन उसने क्या किया मालूम है क्या? ये सब फ्री देके अभी कैसे रहा, बिफोर जियो कॉलेज स्टूडेंट्स एंड स्कूल स्टूडेंट्स 2G यूज करते थे या 3G यूज करते थे, बिकॉज उतना उनको पॉकेट मनी मिलता नहीं था उतना रिचार्ज करने के लिए मोस्टली। लेकिन क्या हुआ, जैसे रिलायंस जियो ने 4G फ्री में लिया तो सबने वो रिलायंस जियो का सिम कार्ड लिया। ठीक है, बिकॉज 4G हर दिन का फ्री मिलता था, ये उनका प्लान था। अभी उसने क्या किया, 1 साल फ्री में दिया या 8 मंथ्स फ्री में दिया और सबको 4G का आदत लगाया। ठीक है, अभी सबको 4G का आदत लगाया। अभी 4G का आदत लगाने के बाद 1 साल के बाद में ही स्टार्टेड चार्जिंग, रेंटल लेने को चालू किया। अभी क्या ना, लोगों ने उसको मना नहीं किया बिकॉज पहला तो लोगों को आदत लगा दिया था। अभी लोग क्या, ये लोग कैसे कि 4G से वापस 2G पे तो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो सबको पहला आदत लगा दिया उसने। उसके बाद में क्या, लोगों ने सोचा कि यार अभी ठीक है 300 रुपया ले रहा तो 300 रुपया विल पे। ठीक है, अभी कौन वापस सिम कार्ड चेंज करेगा? तो उसका प्लानिंग कैसा था, पहले लोगों को आदत लगवाना, बाद में प्रोडक्ट को बेचना। और आज के डेट में आपको पता है कि जियो सर्विसेज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सर्विसेज, बाकी सर्विसेज को लॉस हो रहा है उसकी वजह से। ये उसका देखो, उसका स्ट्रैटेजी देखा, उसका प्लानिंग देखा, कितना अच्छे से उसने प्लानिंग किया। बिकॉज अगर वो स्टार्टिंग से सिम कार्ड का चार्ज लेता था तो कोई नहीं खरीदता था, क्योंकि सब लोग बोलते थे वोडाफोन में तो क्यों अभी मैं जियो में कन्वर्ट करूं। फ्री का था ना, उसने कैसे है ना, ह्यूमन का, अपने यहाँ पर का जो पॉपुलेशन का है ना इमोशन पकड़ा। ठीक है, पॉपुलेशन को कैसे, अपने पॉपुलेशन को फ्री का जो चीज है बहुत फटाफट चाहिए रहता है और अच्छा लगता है। तो हमने देखा कि ये फ्री का चीज है तो वी स्टार्टेड बाइंग इट। ओके, और अभी अपने को आदत लगा है, नाउ वी आर पेइंग द रेंटल एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हैज जियो सर्विसेज। ठीक है, तो ही इज अर्निंग इन थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, नो डाउट। ठीक है, तो ये उसका प्लानिंग था। इसके लिए मैं बोला, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अगर अच्छा रहेगा ना तो आपका ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होता है। नेक्स्ट वन इज क्रिएट्स द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। नाउ एज अ मैनेजर आई नो व्हाट इज माय जॉब प्रोफाइल, एज अ एम्प्लॉय दे नो व्हाट इज देयर जॉब प्रोफाइल। तो क्या ना, एक जॉब सिक्योरिटी आता है, एक जॉब सेटिस्फैक्शन आता है कि उनको पता है कि उनको क्या काम करना है यहाँ पे। ठीक है, और जब उनको पता रहता है कि उनका जॉब सिक्योर्ड है ना, तभी उनका एफिशिएंसी लेवल और बढ़ता है, बिकॉज वो लोग मोटिवेट होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ बट मेरे को पता ही नहीं मेरा जॉब प्रोफाइल क्या है, आज मेरे को एक अलग काम कर रहा है, कल मेरे को एक अलग काम कर रहा है, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि यार ये लोग तो मेरे को सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, एवरीवन शुड हैव अ जॉब सिक्योरिटी, तो उनका जॉब प्रोफाइल पहले से डिटरमाइन करना चाहिए। नेक्स्ट वन, देयर इज अ स्कोप फॉर इनोवेशन। स्कोप फॉर इनोवेशन का मतलब क्या है? अभी देयर आर टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक मैनेजर्स होता है, एक एम्प्लॉय होता है। अभी एम्प्लॉय को अगर पहले से पता है कि उनको क्या क्या काम करना है, उनका जॉब प्रोफाइल क्या है, तो वो लोग वो काम करेंगे। मैनेजर को सिर्फ सुपरवाइज करना है। तो क्या होता है हमारे ना, मैनेजर का है ना, जो टाइम रहता है ना वो फ्री रहता है। तो मैनेजर वो फ्री टाइम में क्या कर सकता है, मैनेजर इन दैट फ्री टाइम विल कम अप विथ न्यू क्रिएटिव आइडियाज। ठीक है, और वो क्रिएटिव आइडियाज किसके लिए लेके आ रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर एम्प्लॉइज अपना काम बराबर से नहीं करेंगे ना तो मैनेजर को वो काम करना पड़ेगा, और मैनेजर अगर वो काम करते रहेगा तो उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा ना क्रिएटिव आइडियाज लगाने के लिए। मैनेजर का मेन काम क्या है, टू कम अप विद न्यू क्रिएटिव आइडियाज एंड इनोवेशन, दैट इज हिज मेन वर्क। उसका ये काम नहीं है बेस वर्क करना, बेस वर्क एम्प्लॉय करेंगे। ठीक है, तो अगर बेस वर्क बराबर रहेगा तो उसके पास टाइम रहेगा इनोवेशन के लिए। सो मैनेजर्स का जॉब है टू कम विद न्यू आइडियाज एंड इनोवेशन, एंड दैट कैन ओनली हैपन if the work is done in organized manner. Remember this. And the last one is it helps in optimum utilization of resources. प्लानिंग में भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइज रहेगा तो आपका रिसोर्सेस सही टाइम पे सही जगह पे यूज होगा, आपका ह्यूमन रिसोर्सेस सही जगह पे और सही टाइम पे यूज होगा। तो आपका ह्यूमन रिसोर्स, रॉ मटेरियल, मशीनरी, मेथड, ये सब सही टाइम पे और सही जगह पे यूज होगा, कोई भी वेस्टेज नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज इट इज डन इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर।
ठीक है, आपको पता रहेगा कि ये मशीन यहाँ पर यूज होना है, ये एम्प्लॉय को ये चीज का ये काम देना है, ये एम्प्लॉय को ये काम देना है। कैसा ना कि सब फॉर एग्जांपल इफ आई अपॉइंट एन एम्प्लॉय इन एन ऑफिस, द जॉब टाइमिंग इज 9 आवर्स, बट वो सिर्फ 4 घंटा काम कर रहा है, ओके, बाकी का 5 घंटा वो काम नहीं कर रहा है, मतलब दैट इज कॉल्ड एज वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। लेकिन अगर मेरे पास, मैं जब ये एम्प्लॉय को अपॉइंट करूंगा ना, तब पहले से ही मेरे पास एक टास्क होना चाहिए उसको देने के लिए। ठीक है, मतलब मैंने ये एम्प्लॉय को अपॉइंट किया तो मेरे को इसको 9 घंटे का काम देना चाहिए। ठीक है, ही शुड परफॉर्म 9 आवर्स वर्क, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये तो वेस्ट हो रहा है, मैं उसको सैलरी भी दे रहा हूँ पूरे 9 घंटे का, बट वो कम काम कर रहा है सिर्फ 5 घंटे का, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। So today we learned about the two functions, that is planning as well as organizing. ठीक है, in the next lecture we'll be learning about the next part, that is staffing. But एक staffing का मैं introduction दे देता हूँ, उसके बाद में हम लोग wind up करेंगे. Now if you talk about staffing, staffing is the function which is very important function. अभी ये staffing का काम क्या मालूम है क्या? The right person should be at the right place. इसको बोलते हैं staffing. स्टाफिंग इज परवेसिव, परवेसिव मतलब क्या, इट इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब कैसा है कि स्टाफिंग आपको हर लेवल पे लगेगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इनिशियल पीरियड में भी लगेगा, मिड लेवल पे भी लगेगा, क्योंकि स्टाफिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड होगा तो आपको और स्टाफ का जरूरत पड़ेगा। स्टाफिंग मतलब क्या, अपॉइंटिंग पीपल, ठीक है, हायरिंग पीपल, रिक्रूटिंग पीपल, प्रमोटिंग पीपल, ठीक है, इट इज ऑल अबाउट रेम्यूनरेशन, प्रमोशन, हायरिंग एंड ऑल, उसको बोलते हैं स्टाफिंग। And staffing is an integral function of an organization. Why? Because human resource is the important part of an management. अगर आपका human resource सही नहीं रहेगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं होगा। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, the definition of Luther Gulick, staffing is the whole personal function of bringing in and training the staff and maintaining favorable work. मतलब स्टाफिंग मतलब क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू हायर पीपल, नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू ट्रेन द पीपल, एंड थर्ड स्टेप यू हैव टू गिव देम अ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। ये वो बोल रहा है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, स्टाफिंग मींस व्हाट, फर्स्ट इज हायरिंग एंड रिक्रूटिंग पीपल, सेकंड स्टेप इज ट्रेनिंग द पीपल फॉर द जॉब, एंड द थर्ड स्टेप इज गिव देम बेटर कंडीशन ऑफ वर्क। दिस इज कॉल्ड एज स्टाफिंग। ठीक है, एंड स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ योर स्टाफिंग इज नॉट प्रॉपर, if it is not at right place at right time, then the organizational goals will not be achieved. Okay, this is what staffing means. In the next lecture we'll be starting with the importance of staffing. आज के लिए हम लोग ने 2 functions कर लिए।